नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लूसेंट का हम लोग हिस्ट्री एरिया को कवर कर रहे हैं, जिसमें से कुछ एरिया हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख लें। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एक बार आप ज़रूर देखें। देखने से आपको बेशक आप देखिए, प्रत्येक जितने सारे स्टूडेंट होते हैं प्रत्येक के पास ये लूसेंट बुक होता है, लेकिन कमांड बहुत कम होता है या फिर बहुत कोशिश करते हैं फिर भी कमांड नहीं होता है। तो हमने आपको सिर्फ ये बताया कि हमको पढ़ना कैसे और उसे याद कैसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं, कैसे रिवीजन करते हैं, कौन कौन से एरिया पे ज़्यादा काम करना है और किस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पे या किस एरिया से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं होता है। तो कुछ टॉपिक कवर कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 2, जिसमें से ये है प्रागैतिहासिक काल, इसमें से देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है और किसे हम लोग ज़्यादा यहाँ पे महत्व देना चाहिए। सबसे पहली बात कर देखा जाए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्घृष्ट नहीं किया, मतलब किसी भी घटना, मान लीजिए कुछ भी घटना होता था उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो उसे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिस काल में उसका लिखित विवरण उपलब्ध होता है। मतलब प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि उस काल को यह कहा गया जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, तो वो हो गया प्रागैतिहासिक काल। और जिसका लिखित साक्ष्य हो उसे हम लोग इतिहास कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अब बात आती है अधऐतिहासिक काल। अधऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब ये है कि अधऐतिहासिक काल, अगर हड़प्पा सभ्यता का नाम आप लोग ने सुना ही होगा, तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग किस काल में रखते हैं, उसे हम लोग अधऐतिहासिक काल में ही रखते हैं, क्योंकि उसका जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए उसे अधऐतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब लिपि तो है मगर उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है ज्ञानी मानव या हेमोसेपियंस। ज्ञानी मानव का तात्पर्य यह है कि जिस काल में मनुष्य ने धरती पे, मतलब वो हल्का बुद्धिमान हुआ, उसको सूझबूझ से वो अपने काम करने लगा। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का आधार शिकार था। जिस काल में मनुष्य पुरापाषाण काल में पुरापाषाण काल जो था, वहाँ पे मनुष्य का जो खाने पीने का, जो रहने का आधार था, वो क्या था, सिर्फ शिकार पे वो डिपेंड थे। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई न कोई परिवार था, न कोई भाईचारा, न कोई किसी का था, तो उसमें से क्या सिर्फ अपना जीवन भरना, यानी पेट भरना और दिन काटना, यानी किसी तरह जीवन को निर्वाह करना, कोई उद्देश्य नहीं था, बस किसी तरह जीवित रहना था। ठीक है, आग का आविष्कार, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि आग का आविष्कार किस में हुआ, पुरापाषाण काल में, और पहिए का नवपाषाण काल में। आगे देखते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, जहाँ से मनुष्य ने एक अपना अस्थायी निवास यानी घर बनाया, खेती किया, वो नवपाषाण काल में हुई। तथा उसने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया, कुत्ता को उसने सबसे पहले पालतू बनाया था। और सबसे पहले बात करें कि उसने किस धातु का प्रयोग किया था, तो उसने तांबा धातु का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं लोहा का क्यों नहीं किया गया था। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे झलक दे देता हूँ कि लोहा का इसलिए नहीं किया गया था। एक तो पहली बात कि लोहा का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता तक नहीं हुआ था। लोहा का प्रयोग पहली बार कब हुआ, मगध साम्राज्य में। यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मान लीजिए अगर लोहा अगर था भी तो उसको लोहा बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसे सबसे ज़्यादा हीट करके उसे गर्म करके एक औजार के रूप में परिवर्तित करना, ये उस समय ज्ञान नहीं था, या फिर आग तो था मगर उतना टेम्परेचर नहीं था। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। ये कहाँ से मिला है कुल्हाड़ी, अतिरिम पक्कम, नाम थोड़ा अजीब सा है, ये तमिलनाडु तरफ है, अतिरम पक्कम। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ।
प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, ये कहाँ पे, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी, गेहूँ। कृषि के लिए सबसे पहली फसल कौन सी अपनाई गई थी, गेहूँ, जो पहली फसल मानी जाती है, एवं जौ थी। कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल गेहूँ और जौ थी, जो पहली फसल मानी जाती है, लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज क्या था, चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, ये मेहरगढ़ से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोल्डी हवा का संबंध किससे, चावल के साक्ष्य से है। कोल्डी हवा का संबंध किससे है, चावल के साक्ष्य से। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि किस स्थान पे प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई, ये है पल्लावरम, ये मद्रास तरफ है। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। मान लेते हैं ये पत्थर एक बड़ा सा टुकड़ा है ये, और इसको इस तरफ से काटा गया, थोड़ा सा इस तरफ से काटा गया और इसको नुकीला बना दिया गया, बस ये औजार हो गया। अब धीरे धीरे भी जैसे पुरापाषाण काल नवपाषाण काल हुआ तो ये पत्थर के औजार और भी मजबूत होने लगे, पत्थर की जगह फिर हड्डी का प्रयोग होने लगा। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। 1863 में भारत में सबसे पहले पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। असम का श्वेत गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। ठीक है। ईमान गांव जो एक ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, तो वो है ईमान गांव। इसका संबंध किस संस्कृति से था, यह है जोरवे संस्कृति। भारत के शिवालिक पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ऐसे भी मान लीजिए किसी किसी एग्जाम में भूगोल समझ के ही उसको आप लोग भूगोल में काउंट कर दें कि इसमें से बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक में किसमें से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, तो ये आपका शिवालिक। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भीमबेटका ये कहाँ पे है। ठीक है। आगे है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। कहाँ पे, मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ पे मिलता है, ये नर्मदा घाटी में। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी का नाम क्या था, रिजले। वह प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। कुछ कुछ एक यहाँ पे दिया हुआ था बॉक्स में, इसे हम लोग देख लेते हैं, कभी कल इससे पूछा जाता है। ये एक तरफ संस्कृति का नाम दिया हुआ है जिसमें से है मालवा संस्कृति, और वहाँ पे किस प्रकार के बर्तन पाए गए थे, यह है वहाँ पे काला और लाल बर्तन पाया गया था। ठीक है। बुर्ज होम से ये घूसर बर्तन, और जोखे संस्कृति का नाम है, यह है लाल, और दक्षिणी नवपाषाण में यहाँ पे चमकीला धूसर या चमकीला मातृभाण, और पूर्वी नवपाषाण में यह है भूरा। इसे आप देख लीजिए, ज़्यादातर ये यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है। यूपीएससी में हो गया या कभी कल आपसे यूपीपीसीएस में मिलान करने के लिए इसे पूछ दिया जाता है। तो दूसरा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है सिंधु सभ्यता, जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब से कब तक है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। C14 क्या है, एक मान लेते हैं वो जीवाश्म जो बहुत पुराने समय के अवशेष बचे हैं, उसे वो कितने दिन के हुए हैं उसे इससे मापा जाता है C14 से। इसका विस्तार कैसा है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग कैसा कर सकते हैं, ये त्रिभुजाकार है। और इसकी खोज, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया था, दयाराम सहनी
दयाराम सनी ने किया था। कब? 1921 में। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता को अध ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। अध ऐतिहासिक जिसमें से जैसे हम लोग जस्ट पहले बात किए हैं कि वहाँ पे लिखित साक्ष्य तो था मगर उसे कोई पढ़ा नहीं गया था, आज तक पढ़ा नहीं गया है, तो उसे अध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और इतिहास किसे कहते हैं? जिसमें लेखन कला को पढ़ा गया है उसे इतिहास के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे, जैसे कि C14 विधि से पता चला है, वो क्या थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, ये कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक। सर जॉन मार्शल उसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे और उन्होंने ही 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल वो दास नदी के किनारे सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है। इसको आप जैसे भी इस टाइप से क्वेश्चन आए मिलान करने के लिए या फिर पूर्व पश्चिम, आप मैप खींचिए। ये सबसे पश्चिम में, यहाँ पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान। ये कौन सी नदी है? ये दास्क नदी है, ठीक है। और ये कौन सी जगह है? सुतका गेंडोर। और पूर्व की बात करें तो ये आपका पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पे? मेरठ जिला जो उत्तर प्रदेश में है। नदी की बात किया जाए ये हिंडन नदी, ठीक है। और उत्तर का ये चिनाब नदी हो जाएगा। मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी, ठीक है। और दक्षिणी पुरास्थल में क्या है? गोदावरी, ये आपका दैमाबाद है, गोदावरी नदी के तट पे। और ये किस स्थान पे है? ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो सबसे पहली बात आपसे अगर पूछा जाए कि ये चारों में से चाहे आपको नदी का नाम बताना है तो यहाँ पे दास्क नदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चिनाब नदी हो जाएगा, यहाँ पे हिंडन नदी हो जाएगा और यहाँ पे गोदावरी नदी, ठीक है। राज्य पूछे, ये जम्मू कश्मीर, ये महाराष्ट्र, ये उत्तर प्रदेश, ये आपका बलूचिस्तान जो पंजाब में है। अगर आपसे मान लेते हैं जगह का नाम पूछे, ये सुतका गेंडोर हो जाएगा, ये मांडा हो जाएगा, ठीक है, ये आलमगीरपुर और ये दैमाबाद। 3 तरह का हो गया। अब चौथा तरह का ये पूछ सकता है कि ये जगह मान लीजिए मांदा या फिर दैमाबाद आधुनिक जगह में से किस स्थान पे है, वर्तमान में ये किस स्थान पे है? तो ये अहमदनगर हो जाएगा, ये बलूचिस्तान हो जाएगा इस तरफ, और ये मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगा और नीचे ये अहमदनगर। तो 4 टाइप से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसे एक ही मैप में, आप अगर एक बुक लिए हैं अपने पास तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप जब भी वीडियो देखें तो आप एक अपने पास जो लूसेंट बुक है अगर नहीं है तो आप उसे खरीद लें और जैसे जैसे आपको बता रहे हैं उसे आप थोड़ा फॉलो करते चलें, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और थोड़ा दिमाग से याद कीजिए तो लंबे समय तक वो याद भी रहेगा, भूलिएगा नहीं। जब भी हड़प्पा सभ्यता का पूर्व पश्चिम वाला बात आए सबसे पहले आप उसे मैप में खींचिए। और मैप में 4 तरह का, नदी, जगह, वर्तमान जगह, राज्य, ये चारों आपको कवर करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंदप सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। सैंदप सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वैसे सिंधु सभ्यता से बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं जिनमें से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दिया गया, जिसमें से मोहनजोदड़ो ये पता है आपको, हड़प्पा भी पता है, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लेकिन लोथल नहीं है, आप इसे ध्यान दीजिए। एक नया शब्द है गनवारी वाला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और गनवारी वाला। अगर लोथल आए, इसमें से बड़े शहर में से लोथल है या नहीं है, तो आपको वहाँ पे लोथल नहीं है, इसे टिक करना है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल कहाँ पे खोजे गए हैं? या गुजरात में खोजे गए हैं। 1947 के बाद जब खोज इसका चालू हुआ, खनन चालू हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो कहाँ पे? गुजरात में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, कहाँ पे? ये घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। देखिए 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। मान लेते हैं कि
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, लेकिन ये पाकिस्तान में है, ना कि भारत में। अगर भारत में अगर इसका बात की जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये आपका राखी गढ़ी है। अब बात करते हैं राखी गढ़ी वर्तमान में किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। हरियाणा के किस जिला में है, तो जिंद जिला में है। और राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे। इतने सारे प्रश्न बना के आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर अधिकांश एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान दें। और राखी गढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में सूरजभान, किसने की थी, सूरजभान। नेक्स्ट है लोथल और सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, लोथल भी था और सुतकोटदा, ठीक है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगन। ये प्रश्न पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे क्या है, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये कालीबंगन, ठीक है। इसको आप तो माइंड में बिल्कुल बैठा लो कि भाई ये तो पूरा फिक्स है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि देखिए, आपको बिल्कुल रीड करना बिल्कुल पता है कि कैसे मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा तरीका आप चेंज कर दीजिए तो ये आपको आराम से इस पर कमांड हो जाएगा। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। स्नानागार क्या होता था, थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि मान लेते हैं जब भी स्नानागार की बात आए तो उसमें मान लीजिए आपका लिखित साक्ष्य तो है ही नहीं, और साक्ष्य है भी तो उसे पढ़ नहीं पाया है, तो स्नानागार मिला है वहाँ पे, तो उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे लोग नहाते थे और सूर्य उपासना करते थे, नहीं सूर्य की पूजा करते थे। तो इसका तुलना आज हम लोग गंगा स्नान से कर सकते हैं। जब भी स्नानागार याद आए तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। सैंधव, ये संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, मोहनजोदड़ो, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर और लंबा है, ये 11.88 मीटर और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ये आपसे बहुत रेयर है कि एग्जाम में पूछे, फिर भी आप इसे देख लीजिए एक बार। अग्निकुंड, अग्निकुंड कहाँ से मिला है, लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगन से और भी कुछ मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटें, ये कहाँ से, कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, कि मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी है, गेंडा, चीता, भैंसा। आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो पशुपति का जो मूर्ति मिला है, या तो उसमें से कौन से जानवर है, या फिर इसमें से वो कौन से जानवर नहीं है। तो क्या क्या आपको देखना है, एक हाथी है, गेंडा है, चीता है, भैंसा है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, ठीक है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिरंगी पशु का अंकन हुआ है। एक सिरंगी यानी एक सिंग वाला पशु का अंकन सबसे ज़्यादा हुआ है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर मिली है, और जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, इससे इस बात का संकेत मिलता है कि जो धरती माता थी उसे, जैसे हम लोग आज भी धरती माता मानते थे, वहाँ भी उस समय उसे मातृदेवी माना जाता था, ठीक है। और संभवतः लोग इसी का पूजा करते थे। मनके बनाने कारखाने लोथल और चुन्नोदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जब भी एग्जाम में आपसे तो दाईं से बाईं, यानी दाईं से बाईं कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से लिखते लिखते यहाँ आया, फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। मतलब ऐसे आया, फिर ऐसे, जैसे जस्ट हम लोग बात किए अभी। उसके बाद
लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की जो विकसित करने वाली सबसे पहली सभ्यता थी उसका नाम क्या था? सुमेरिया की सभ्यता थी। देखिए थोड़ा यहाँ पे जो वर्ड है वो ढंग से दिख नहीं रहा है, लेकिन आप एक बुक लेके बैठें और उसे आप मिलाते हुए चलें, और किसे इंपॉर्टेंट है किसे इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसे निशान लगाते चलें। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इस पद्धति में क्या होता था? दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। कहाँ पे? पीछे की ओर। और केवल लोथल नगर में ही घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे और बाकी जितने भी घर थे उनके दरवाजे घर के पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थे? गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए यानी मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सुरकोटदा, कालीबंगन, लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। अब घोड़े के अस्थिपंजर होने का मतलब ये है कि मान लेते हैं एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता था स्थल मार्ग से, और तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। 16 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया, 64 हो गया, इस अनुपात में। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जानकारी के लिए आराम से इसे देख लीजिए। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलोहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता। मेलोहा शब्द आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि मेलोहा शब्द इंगित करता है, इसमें से 4 दिया, 4 में से आपको एक सही होगा, सिंधु सभ्यता। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बात कर दें जस्ट तुरंत भी कि इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जो विदेशी व्यापार होता था तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? ये खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। और चांदी ये अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। ज़्यादा पूछते हैं सोना और तांबा। सोना कर्नाटक, अफ़गानी और ईरान से। टीन अफ़गानिस्तान और ईरान। देखिए चांदी और टीन ये अफ़गानिस्तान और ईरान से हो गया। गोमेंद ये सौराष्ट्र से। लाजवर्द इसे आप लोग एक टिक लगा लीजिए स्टार का वहाँ पे ऐसे करके। लाजवर्द कहाँ से मंगाया जाता था? मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये 3 चीज़। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। आगे है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। मतलब जो थोड़ा उच्चतर वर्ग था उसके हाथों में था। पिग्गट ने, किसने? पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। आपसे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि मान लेते हैं किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य के जुड़वा राजधानी कहा है, तो उसका नाम क्या है? पिग्गट। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता के देवी मानते थे और उसे आज तक हम लोग मानते आ रहे हैं। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी हमें सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। आज भी आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप देखते होंगे पीपल पूजा होता है। कुछ त्योहारों में जो अपना स्त्रियाँ शायद जो औरत लोग बरते, ये कुछ पर्व हैं, शायद ध्यान नहीं आ रहा है कौन से पर्व है भी, क्या बोलते हैं उसको, खैर जाने दीजिए। आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप देखे होंगे कि पीपल पूजा, बट पूजा, जो उसके बाद कहीं कहीं नारियल वगैरह का ये पूजा होता है, तो वो सब कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह मान लेते हैं कहीं कहीं आप देखते होंगे ये स्वास्तिक चिन्ह ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर ये ऐसे घुमा है, फिर ये ऐसे, और यहाँ पे बिंदा लगा रहता है। इसका प्रयोग भी हमें कहाँ से मिलता है? ये हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये चिन्ह अगर आप देखें तो आपसे जैसे गांव वगैरह में पूजा होता है तो जो ब्राह्मण पूजा कराने वाले आते हैं सबसे पहले ऐसे ही वो बनाते हैं, तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। आज भी गांव वगैरह में अगर कुबड़ वाले सांड
अगर आता है तो उसे हम लोग पूजते हैं। स्त्री मृत्यु मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक था, यानी वहाँ पे औरतों का जो परिवार का मुखिया होता था, जैसे हम लोग की तरफ है आपको उत्तरी भारत में खासकर एक पिता जो परिवार का मुखिया होता है, उस समय कौन था? माता। अब एक लास्ट आपको देखना है कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, और देख लेते हैं आगे है क्या इसमें। इसे हम लोग कवर कर ही लेते हैं। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे, सूती और ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे, ठीक है। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा जैसे आज हम लोग देख सकते हैं साधनों का प्रयोग करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन आज भी पूजा पाठ में बहुत योगदान देते हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। जब देखिए लोहा ही नहीं तो फिर तलवार कहाँ से आएगा, ठीक है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने हेतु भी किलों से घिरा हुआ था। जैसे मान लेते हैं वहाँ पे क्या ऐसा था कि ये हो गया, फिर ये इस टाइप के था, यहाँ पे कुछ कुछ बड़े लोग रहते थे और नीचे वाले जो छोटे मोटे लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, ठीक है। लेकिन कालीबंगन ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये पूरा किला की ओर किला से घिरा हुआ था, ठीक। कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों में खेत जोते जाने और अग्नि पूजा का भी प्रमाण मिलता है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन, अग्नि पूजा के प्रमाण पर था, ये भी कालीबंगन, ठीक है। अब बात करते हैं पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा उसमें भी था जो आधुनिक काल तक चलते आया है, मिडिल काल में भी था, मिडिवल हिस्ट्री में। वेश्यावृत्ति आज भी है और उसमें भी था, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका जो इतिहास है वेश्यावृत्ति का ये कब से है। अब नेक्स्ट है शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। सबको वहाँ पे दफनाया भी जाता था और उसे जलाया भी जाता था। जैसा कि आमतौर पे हम लोग हिंदू और मुस्लिम समाज में देख सकते हैं कि मुस्लिम में, फिर ईसाई में, खासकर हिंदू में उसे जलाया जाता है। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग समाधियाँ मिलती है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। देखिए विनाश कैसे हुआ नहीं हुआ इसमें विभिन्न जो वैज्ञानिक था, विद्वान है, उसमें मतभेद है, तो इसका सटीक नहीं है कि इसका जो विनाश हुआ है वो किस कारण हुआ है। संभवतः ये लिखा है कि बाढ़ था, ठीक है। कुछ कुछ विद्वान बोलते हैं वातावरण था, वातावरण चेंज हो गया, सूर्य का टेम्परेचर, वो तापमान बहुत ज़्यादा था, कोई महामारी हो गया, इस टाइप से। आग में पकी हुई मिट्टी को उसे क्या कहा जाता था? टेराकोटा। अब सबसे आपके पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने सारे हम लोग कवर किए वो तो सही है, जो याद रखने वाला चीज़ है ये है मैन आपके पास। हड़प्पा ये किस नदी के किनारे है? सबसे पहले आप मैप खोलिए, आप एक एटलस रखिए, वहाँ पे हड़प्पा देखिए, रावी नदी किनारे हड़प्पा है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला। इसकी खोज 1921 में दयाराम सनी ने किया था। मोहनजोदड़ो, अब इसे याद करने का तरीका देखिए। मोहनजोदड़ो यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये चिन्हुतड़ो, दोनों का नाम सेम है, लास्ट में रो है, और एक है कोट दीजी। ये तीनों मोहनजोदड़ो, चिन्हुतड़ो और कोट दीजी, ये तीनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप इसे देख रहे हैं, देखिए। और जस्ट हम लोग बात किए भी राखी गढ़ी, जो आपका हरियाणा में है, और राखी गढ़ी इसमें कहाँ है? वो भी आपका घग्गर नदी है राखी गढ़ी, और कालीबंगन भी घग्गर नदी है। ये काली नदी कहाँ पे है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। इसकी खोज किसने किया था? अमलान घोष। उसी तरह रंगपुर, ये गुजरात के काठियावाड़ जिला है। रंगनाथ, रंगपुर, देखिए रंग और यहाँ भी रंग,
तो कुछ कुछ अब देखिए ट्रिक लगा के जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक फिर होने वाला ही नहीं ये। रंगपुर हो जाएगा रंगनाथ, ठीक है। लोथल ये भोगवान नदी किनारे, ये गुजरात के अहमदाबाद जिला है। लोथल भी रंगनाथ, रोपड़ लोथल, ये 3 शब्द यहाँ भी है, 3 शब्द यहाँ भी है। हम लोग जस्ट बात किए भी आलमगीरपुर, सबसे पहले जब हम लोग दिशा बता रहे थे आपको इस टाइप से, तो ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला। इसकी खोज किसने किया था? ये यज्ञ दत्त शर्मा। सुतकांग गेडोर ये दास नदी किनारे ये है। स्टाइन बनावली रंगोई ये हरियाणा के हिसार जिला में है, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धौलागिरी ये लूनी। कहने का मतलब है इसे आपको किसी भी तरह हर हाल में नदी, स्थल, उसका वर्तमान स्थल और किसने खोज किया था, ये 4 चीज़ आपको कंप्लीट करना है एकदम, बिल्कुल आप इसे कंप्लीट ही करें, नहीं तो दूसरा कोई चारा नहीं है। आगे हम लोग देख लेंगे वैदिक सभ्यता। जस्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।